कहते हैं जवानी का जोश या तो किसी को बड़ा बना सकता है या तो बर्बाद कर सकता है, पर सवाल ये है कि उस बर्बादी की हद क्या होगी। ऐसा ही कुछ हुआ कैसेंड्रा ब्योर्क के फैमिली के साथ, जहाँ टीनेज में आई कैसेंड्रा एक रिबेल बन चुकी थी और इसी रिबेलियस नेचर को कम करने के लिए जब उसके पेरेंट्स ने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने भेजा, इस उम्मीद में कि वो उनकी परवरिश में बगावत से हटकर कुछ अच्छा करेगी, पर कैसेंड्रा ने कुछ ऐसा किया जो बगावत से 100 गुना बदतर था। पर आखिर कौन थी कैसेंड्रा ब्योर्क और क्या हुआ था उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है यूएसए के स्टेट जॉर्जिया से, जो जाना जाता है अपने एग्रीकल्चर और अपने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। और इसी जॉर्जिया स्टेट के एक छोटे से सिटी लॉरेंसविल में रहते थे वेंडी और रैंडल ब्योर्क। वेंडी और रैंडल ब्योर्क को लोग एक परफेक्ट एल्डरली कपल मानते थे, जहां उन दोनों की एक लविंग फैमिली थी और समाज में भी वो एक वेल रिस्पेक्टेड कपल थे। वेंडी और रैंडल को शादी किए अब दशकों बीत गए थे और ये कपल जो अब 63 इयर्स के हो चुके थे एक परफेक्ट हैप्पी और सिंपल लाइफ जी रहे थे। अपने नेबर्स को गार्डनिंग में मदद करना हो या लोकल चर्च में वॉलंटियर सर्विस देना हो, वेंडी और रैंडल दोनों भी खुशी और शांति से अपनी जिंदगी बिताते थे और अपने आस पड़ोस में सबको खुश रखते थे। और इसलिए जब उनकी बेटी अमेंडा ने उनसे अपनी बिगड़ेल पोती को सुधारने में मदद मांगी, तो नेचुरली एज ग्रैंड पेरेंट्स वो खुशी खुशी खुद आगे आए, इस उम्मीद में कि वो अपनी पोती को कुछ अच्छे संस्कार दे सके। पर उनको ये नहीं मालूम था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। कैसेंड्रा, जिसे उसके घर वाले प्यार से कैसे भी बुलाते थे, पली बड़ी थी ड्यूल्यूथ जॉर्जिया में। कैसेंड्रा अपनी माँ अमेंडा स्टर्लिंग और स्टेप डैड के साथ रहती थी। कैसेंड्रा का बचपन बहुत ही ट्रबलसम था, जहाँ उसके अपने पापा नहीं थे जो उसे लाड़ प्यार के साथ जरूरत पड़ने पर सख्ती भी दिखाते। इसी वजह से कैसी बचपन से ही सबसे बहुत ही बदतमीजी से पेश आती थी और बहुत ही मैनरलेस थी। कैसेंड्रा को अपने दोनों पेरेंट्स से ना के बराबर गाइडेंस मिलता था। बेसिकली कैसेंड्रा को उसके पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के हाल पर छोड़ देते थे और कैसेंड्रा उसे जो चाहिए था वो करती थी, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब कैसेंड्रा 16 साल की हुई तब उसका और लोकल पुलिस का मानो एक रिश्ता सा बन गया था, जहां आए दिन लोकल पुलिस कैसेंड्रा को अंडर एज ड्रिंकिंग, वीड स्मोकिंग, शॉप में चोरी करने, लोकल्स पर डोमेस्टिक असॉल्ट करने, स्कूल बंक करने और घर से भाग जाने के लिए पकड़ती थी। इसलिए चीजों से तंग आकर आखिर कैसेंड्रा की माँ अमेंडा ने कुछ ठोस कदम उठाए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कैसेंड्रा में ऑलरेडी वो सेल्फिश एटीट्यूड आ चुका था, जहाँ कैसेंड्रा बस अपने बारे में सोचती थी और उसे अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं थी। अमेंडा ने फिर एक लास्ट होप, एक लास्ट ऑप्शन में अपने पेरेंट्स वेंडी और रैंडल से हेल्प मांगी, इस उम्मीद में कि वो कैसेंड्रा को सुधार सके। अमेंडा को लगा कि अगर वो कैसेंड्रा को अपने डेली लाइफ से दूर करे, जहाँ वो सारे बुरे काम करती थी, तो शायद कैसेंड्रा अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोचने लगेगी और एक फ्रेश स्टार्ट करेगी। सो इसीलिए अमेंडा और उसके पेरेंट्स ने ये म्यूचुअली डिसाइड किया कि कैसेंड्रा अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेगी। तो इसीलिए 2016 में वेंडी और रैंडल ने कोर्ट में कैसेंड्रा की कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल किया, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। पर कैसेंड्रा इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत रूडली बात करती थी, उनसे झगड़ती थी, क्योंकि उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की डिमांड्स मंजूर नहीं थी और इसी के चलते कैसेंड्रा और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच टेंशन बढ़ने लगा। वेंडी और रैंडल की कैसेंड्रा से बहुत ही बेसिक डिमांड्स थी कि वो लेट नाइट बाहर न रहे, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़े, अपना होमवर्क टाइम पे करे और रेगुलरली अपना स्कूल अटेंड करे। और ये सच में बहुत ही बेसिक डिमांड्स थी, पर कैसेंड्रा को अपने माँ के साथ रहने के बाद कुछ भी करने की आदत थी। इतने सालों से कैसेंड्रा अपने माँ के घर मन चाहे वैसे रहती थी और अपनी मनमानी करती थी, जिसके कोई रिपरकशंस भी नहीं होते थे। पर वेंडी और रैंडल को कहीं ना कहीं लग रहा था, उनको उम्मीद थी कि कैसी ये सब अपनी नादानी में कर रही है, और क्योंकि कैसी बचपन से ही एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट में पली बड़ी है, तो ये बस उसका नतीजा है और वक्त के साथ कैसी सुधर जाएगी। एक साथ रहने के शुरुआती कुछ दिनों में वेंडी और रैंडल कैसी के साथ बहुत ही पेशेंट थे। वो कैसी को समझने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, पर कैसी का रूड एटीट्यूड बरकरार रहा। वेंडी और रैंडल को पता चल गया था कि कैसी को सुधारना इतना आसान भी नहीं था, और क्योंकि अब दोनों भी साइड्स अपने अपनी बातों पर अड़ी हुई थी, तो ये थोड़ा सा टेंशन अब एक कंप्लीट वॉर में बदल गया था। पहले पहले कैसी ने भी लॉरेंसविल के लोकल हाई स्कूल पीच ट्री रिज में अपना एडमिशन कराया था, पर कैसी की अटेंडेंस इस स्कूल में भी कुछ खास
खास अच्छी नहीं थी और जल्दी कैसी ने इस स्कूल से भी ड्रॉप ले लिया और फिर से ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। अब क्योंकि स्कूल भी नहीं था जो कैसी को डिटेंशन में रख पाता, तो कैसी और भी ज्यादा बदमाश हो गई और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और भी परेशानियां खड़ी करने लगी। लोकल अथॉरिटीज की माने तो लॉरेंसविल पुलिस को कैसी के घर से 31 बार कॉल आए थे 2016 से लेकर 2017 के बीच, जहां 9 कॉल्स कैसी के घर के पड़ोसियों ने किए थे क्योंकि कई बार उनको ब्योर्क फैमिली के घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती थी, और 18 कॉल खुद वेंडी और रैंडल ने किए थे क्योंकि कैसेंड्रा कई बार घर से भाग जाती थी, और उनमें से कुछ कॉल्स घरेलू झगड़ों के भी थे जहां कैसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हाथापाई पर उतर आती थी, और कुछ कॉल्स कैसी के घर में इलीगली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को रिपोर्ट करने के लिए भी किए गए थे। और यही कैसी की पुलिस इंटरैक्शंस जल्द ही पागलपन की हद पार करने वाले थे। 2016 सर्दियों के दिन थे और ब्योर्क फैमिली के घर एक बार फिर पुलिस आई थी। रैंडल ने पुलिस में कैसेंड्रा के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि कैसी ने वेंडी को फिजिकली असॉल्ट किया था। वेंडी ने ऑफिसर्स को बताया कि कैसी और उसके बीच वर्बली लड़ाई चल रही थी, कैसी के फिर से घर में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को लेकर, और उसी बीच कैसी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को वर्बली अब्यूज करने लगी, गालियां देने लगी। और जब वेंडी ने कैसी को अपनी जबान संभालने कहा तो कैसी ने पास ही में रखा पानी से भरा हुआ ग्लास अपनी दादी के तरफ जोर से फेंका, पर लकीली वो ग्लास बहुत ही छोटे गैप से वेंडी को मिस करके उसके पीछे की दीवार पर जा टूटा। और अब कैसी का ये बर्ताव एक बहुत ही कंसर्निंग बात बन चुकी थी। इस हादसे में वेंडी बहुत ही गंभीर तरह से घायल भी हो सकती थी, और इसलिए रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स ने कैसी से बात करने की कोशिश की, पर उससे बात करके ऑफिसर्स को ये पता चला कि कैसी को किसी बात से भी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ एक तरफ वेंडी पूरी शांति से सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही थी, वहाँ दूसरी तरफ कैसी बार बार वेंडी की बातों में इंटरफेयर कर रही थी और कॉन्स्टेंटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स को भी अब्यूज कर रही थी। इस इंसिडेंट के बाद भी कैसी के ग्रैंड पेरेंट्स और पुलिस ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए, पर ये ऑब्वियस था कि कैसी का ये ऐसा बर्ताव अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति बहुत खराब था, और ये सब चीजें अब वेंडी और रैंडल को मेंटली अफेक्ट करने लगी थी। कैसी के ग्रैंड पेरेंट्स अपनी पोती को बड़े ही लाड़ प्यार से एक अच्छी राह पर ले जाना चाहते थे, पर इन रिटर्न उनको बस एग्रेशन और रूडनेस का हर रोज सामना करना पड़ रहा था। अब हाल ये हो गया था कि कैसी और उसके ग्रैंड पेरेंट्स का एक साथ एक छत के नीचे रहना नामुमकिन सा हो गया था। 1 अप्रैल 2017 कैसी ने फिर से एक बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मुश्किल में डाल दिया था, क्योंकि कैसी घर से एक बार फिर भाग गई थी। कैसी कई बार घर से भाग जाती थी और कई दिनों तक लौट के नहीं आती थी, और विंडी हर बार टेंशन में आके फेसबुक पर कैसी के मिसिंग होने की खबर पब्लिक करती थी, और इस बार भी विंडी ने वही किया। पर यह शायद आखिरी बार था कि विंडी फेसबुक पर कोई पोस्ट करती, क्योंकि इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद विंडी कम्प्लीटली साइलेंट हो चुकी थी। अराउंड 11:18 PM को वेंडी का लास्ट मैसेज कुछ ऐसा था: मैं सोने जा रही हूँ, शायद कल का दिन बेहतर हो, मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा हो, पर खराब हालातों के लिए मैं तैयार हूँ। ये हम सब के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। इस मैसेज में एक बड़ी ही डार्क आयरनी छुपी हुई थी, क्योंकि इस मैसेज के बाद किसी ने भी वेंडी के बारे में कुछ नहीं सुना, जो बहुत ही अजीब था, क्योंकि वेंडी हमेशा अपने लोगों को अपने और रैंडल के बारे में अपडेटेड रखती थी। इस लास्ट मैसेज के बाद रैंडल के करीबी लोगों को उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि उन्होंने कई दिन से रैंडल की तरफ से कुछ भी नहीं सुना था, और कई मैसेजेस और कॉल करने के बाद भी उन दोनों की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। इसलिए ब्योर्क हाउस पर एक वेलफेयर चेक रिक्वेस्ट किया गया। जब ऑफिसर्स ब्योर्क हाउस पर पहुंचे तब उन्होंने घर के बाहर से ही महसूस कर लिया था कि घर में कुछ अनसेटलिंग हुआ है। ऑफिसर्स ने फिर कई बार घर के दरवाजे पर नॉक किया, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। पुलिस ने फिर भी ये डिसाइड किया कि वो एक दिन वेट करेंगे और अगले दिन फिर आएंगे, कोई भी ठोस एक्शन लेने से पहले। पर अगले दिन फिर से आके चेक करने के बाद भी ब्योर्क हाउस से कोई रिप्लाई नहीं आया। 8 अप्रैल को पुलिस को एक अननोन कॉल से उनके कार रेडियो पर खबर मिली कि लॉरेंसविल के किसी एक घर में डोमेस्टिक असॉल्ट हुआ था, पर जब तक पुलिस उस घर तक पहुंचते कल्प्रिट्स ऑलरेडी क्राइम सीन से भाग चुके थे। पर इन कल्प्रिट्स को पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी, और अनसरप्राइजिंगली ये कल्प्रिट्स थे कैसेंड्रा ब्योर्क और उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड जॉनी राइडर। इन दोनों ने जॉन की बहन और उसके बॉयफ्रेंड के घर पर इल्लीगली कब्जा कर रखा था, और इनके गुनाहों की सीढ़ी बढ़ती ही जा रही थी।
जॉन की बहन और उसका बॉयफ्रेंड उस शाम घर पहुंचे और घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह बिखरा पड़ा हुआ था। बेडरूम की हालत तो इतनी खराब थी कि बेडरूम में रखी कोई भी चीज रिपेयर होने से कोसों दूर थी और उसी बीच खड़े थे कैसेंड्रा और उसका बॉयफ्रेंड जॉनी। फिर दोनों कपल के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जहां जॉनी ने अपनी बहन की आंखों में पेपर स्प्रे किया और उसी वक्त उसकी बहन दर्द में चिल्लाती हुई जमीन पर गिर गई। फिर जॉनी ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के चेहरे पर बार बार पंच करना शुरू किया और कैसी ने भी एक बेसबॉल बैट से जॉनी की बहन को बेरहमी से मारना शुरू किया, जिसकी वजह से उसके सर पर, गर्दन पर और कंधे पर गंभीर चोट हो चुकी थी। अब दोनों जमीन पर पड़े पड़े अपने जिंदगी के लिए दर्द से जूझ रहे थे और कैसी और उसका बॉयफ्रेंड जॉनी की बहन की कार लेकर उस घर से भी फरार हो गए। जॉनी की बहन और उसका बॉयफ्रेंड बड़ी ही गंभीर तरह से चोटिल थे और पुलिस के आने के बाद उन दोनों को जल्दी हॉस्पिटलाइज किया गया मेडिकल असिस्टेंस के लिए और साथ ही डिटेक्टिव्स ने क्राइम सीन को सील और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। डिटेक्टिव्स ने नोटिस किया कि जिस कार से जॉनी और कैसी इस घर तक आए थे वो उनकी नहीं थी, बल्कि वो कार थी विंडी और रैंडल ब्यॉर्क के नाम पर, जो कई दिन से लापता थे। अब इस खोज के बाद पुलिस ऑफिसर्स फिर से ब्यॉर्क हाउस पर पहुंचे और इस बार पुलिस ज्यादा फोर्सफुल थी घर में घुसने के लिए, पर फिर से घर के डोर पर कई बार नॉक करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ने का डिसीजन लिया। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे, पुलिस ने पूरे घर में कुछ सड़ने की बदबू महसूस की। फिर घर की छानबीन करते करते पुलिस घर के मास्टर बेडरूम तक पहुंची और अब ये सड़ने की स्मेल बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि जब पुलिस ने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला तब उनको मिली वेंडी और रैंडल के मृत शरीर, जिनको बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। दोनों कपल के पूरे शरीर पर चाकू घोंपने के निशान थे और उन दोनों के सिर पर किसी भारी चीज से बड़ी फोर्स के साथ वार किया गया था, जो ऑब्वियसली जानलेवा था। इस डिस्कवरी के बाद पुलिस को पता चला कि क्यों इतनी बार ब्यॉर्क हाउस पर नॉक करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि जब वो डोर पर नॉक कर रहे थे तब वेंडी और रैंडल अपने खून के तालाब में मृत पड़े हुए थे। इस खबर की वजह से पूरी लॉरेंसविल कम्युनिटी शॉक में थी। उनके पड़ोसियों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि जिन प्यारे कपल से वो रोज मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उनको किसी ने इतनी बेरहमी से मार दिया था। जल्दी जॉनी और कैसी अब पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट बन चुके थे। वेंडी और रैंडल की कार जो जॉनी की बहन के घर के बाहर पार्क मिली थी, उसकी वजह से पुलिस ने सारे प्रूफ्स कलेक्ट कर लिए थे और एक पूरी टास्क फोर्स इस केस पर असाइन कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट अगले ही दिन की सुबह तक पुलिस ने उन दोनों को लोकेट कर लिया था और वो दोनों भी पास ही के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए थे। उन्होंने खुद को अपने एक दोस्त के घर में लॉक कर लिया था और वो इतनी आसानी से सरेंडर करने नहीं वाले थे। पुलिस ने फिर उस बिल्डिंग को घेर लिया और एक लाउड स्पीकर की मदद से उनको ये आदेश दिया कि वो अपने दोनों भी हाथ ऊपर करके बिल्डिंग से बाहर आए और अपने आप को सरेंडर कर दे, जिससे ऑब्वियसली जॉनी और कैसी ने साफ इनकार किया। और ऐसे ही पुलिस और उन दोनों के बीच 1 घंटे तक निगोशिएशन चलती रही, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। एरिया को छानने के लिए और कैसी और जॉनी की लोकेशंस का अंदाजा लगाने के लिए पुलिस ने एक छोटा रिमोट कंट्रोल रोबोट बिल्डिंग के अंदर छोड़ा, जिसकी मदद से पुलिस को पता चला कि वो दोनों एक्चुअली अपार्टमेंट के बाथरूम में छुपे हुए थे। और जब पुलिस ने घर के अंदर एंटर करके बाथरूम का दरवाजा खोला तब उन्हें पता चला कि जॉनी और कैसी बाथटब में अपने ही खून के तालाब में लेटे हुए थे। अपने खौफनाक गुनाहों की सजा काटने से बेहतर उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा आसान लगा, इसलिए उन्होंने पास ही रखे रेजर ब्लेड से अपनी कलाइयां काट ली थी। पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उनका ये प्लान नाकामयाब रहा। पुलिस टाइम पे घर में घुसकर उन दोनों को रिट्रीव करके मेडिकल असिस्टेंस टाइम पे देने में सफल रही और उन दोनों की जान बच गई। दोनों की ट्रीटमेंट और रिकवरी होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू की और उन दोनों को भी ज्यादा देर नहीं लगी एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने में। मोस्टली ऐसे केसेस में मर्डर करने वाले कपल एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं कि उनके पार्टनर ने मोस्टली इन क्राइम्स को अंजाम दिया और वो बस वहाँ मौजूद थे। पर इंटरोगेशन के दौरान पहली कैसी थी जिसने अपनी साइड की कहानी बयां की और ये बताया कि विंडी और रैंडल को मारने की
उस रात आखिर हुआ क्या था। और कहानी कुछ ऐसी थी कि कैसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से परेशान हो चुकी थी। हर बार उसकी लाइफ में दखल देना और उसको एक डिसिप्लिन में बांधे रखने की कोशिश ने कैसी को बहुत इरिटेट कर दिया था। इसलिए 1 अप्रैल को घर से भागने के बाद कैसी जॉनी से मिली और उन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया वेंडी और रैंडल को मौत के घाट उतारने का। उन्होंने अटैक करने का तरीका और बॉडीज को डिस्पोज करने की तरकीब सोची और उसी रात वो ब्योर्ग हाउस के बाहर अपनी कार पार्क करके घर की लाइट्स बंद होने का वेट करने लगे। और जैसे ही घर की सारी लाइट्स बंद हुई तब वो दोनों चुपचाप घर में घुसकर वेंडी और रैंडल की ओर बढ़ने लगे। ऊपर वेंडी और रैंडल कुछ ही देर में अपने साथ होने वाले जानलेवा हमले से बिल्कुल अनजान अपने मास्टर बेडरूम में अपनी पोती की चिंता में बैठे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि कैसी जहाँ भी हो सेफ हो। पर कैसी उन्हीं के बेडरूम के बाहर एक टायर आयरन हैमर, एक बेसबॉल बैट, बुचर नाइफ और डक्ट टेप के साथ वेट कर रही थी अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स के सोने का, ताकि वो उन दोनों को मौत के घाट उतारती। और कुछ देर बाद ही रूम में शांति हो गई और वेंडी और रैंडल सो गए। और फिर शुरू हुआ कैसी और जॉनी का खौफनाक गुनाह। जॉनी और कैसी मास्टर बेडरूम में घुसे और जॉनी ने रूम में घुसते ही अटैक की शुरुआत की, जिससे दोनों भी कपल शॉक में थे। जॉनी ने रैंडल पर अटैक करना शुरू किया और दूसरी ओर कैसी ने अपनी दादी वेंडी पर अटैक करना शुरू किया। अपनी दादी को बेड से नीचे रौंद कर कैसी ने अपनी दादी को डक्ट टेप से बांधा और घसीटते हुए बाथरूम में लाया। और लाते ही कैसी ने अपनी दादी पर बुचर नाइफ से वार करना शुरू किया और वेंडी की पूरी बॉडी पर चाकू घोंपा। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वेंडी और रैंडल दोनों भी मर चुके थे। और फिर कैसी और जॉनी ने दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को मास्टर बेडरूम के फ्लोर तक घसीटकर दोनों की बॉडीज को एक दूसरे के बाजू में फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने घर के सारे खिड़की और दरवाजे कॉर्क की मदद से पैक बंद कर दिए, ताकि वेंडी और रैंडल की सड़ने वाली बॉडीज की स्मेल बाहर ना जाए। इसके बाद उन दोनों ने अपने आप को साफ किया और नीचे लिविंग रूम में जाके रिलैक्स हो गए। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाते खाते अभी किए हुए खौफनाक क्राइम के बारे में कैजुअली बातें करने लगे। कुछ ही घंटे बाद उन दोनों ने एक ड्रग हाउस पार्टी अरेंज की, जहां कैसी के ग्रैंड पेरेंट्स की बॉडी अभी भी सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम में सड़ रही थी। इसके बाद भी कैसी और जॉनी ब्योर्ग हाउस में कई दिन रहे और इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने प्लान के दूसरे विक्टिम्स की ओर बढ़ेंगे, जो थे जॉनी की बहन और उसका बॉयफ्रेंड। पुलिस को वेंडी और रैंडल को इस कंडीशन में खोजने में कई दिन लगे और फोरेंसिक्स को भी क्राइम सीन क्लीन करने में कई घंटों का समय लगा। कैसी ने ये भी एडमिट किया कि उन दोनों ने जॉनी की पूरी फैमिली को मारने का प्लान बनाया था और इवेंचुअली वो कैसी की माँ अमेंडा को भी लास्ट में मारने वाले थे। इनफैक्ट वो अपने अगले टारगेट्स जॉनी के पेरेंट्स के इतने करीब थे कि वो उनके घर के बाहर पहुंच गए थे। पर जॉनी ने इस प्लान को कैंसिल किया घर के बाहर 2 अनजान कार्स को पार्क्ड देखकर। यानी जॉनी के घर में उनके पेरेंट्स के अलावा भी कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से उन दोनों को ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। डिटेक्टिव्स ने इस केस को बहुत ही यूनिक और डिस्टर्बिंग बताया, क्योंकि लॉरेंसविल ने आज तक कभी भी इतना भयानक क्राइम नहीं देखा था, और वो भी एक छोटी टीनेज लड़की से। कई लोग इस केस को लेकर गुस्सा थे और फांसी की सजा मांग रहे थे, और वही दूसरी ओर कुछ लोग उन दोनों पर दया भी दिखा रहे थे, उन दोनों की एज को ध्यान में रख के। 18 साल की होने की वजह से जॉनी को डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी अगर ये केस ट्रायल्स पे जाता, लेकिन क्योंकि उन दोनों ने एक प्ली डील के लिए अर्जी दी थी जो कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट भी हो चुकी थी, तो इसलिए जॉनी को डेथ पेनल्टी नहीं मिली। पर वेंडी और रैंडल के मर्डर के लिए दोषी करार होने के बाद और साथ ही साथ असॉल्ट और थेफ्ट के चार्जेस लगने के बाद दोनों भी लव बर्ड्स को उम्र कैद की सजा मिली, और परोल पर रिहा होने की पॉसिबिलिटी भी 60 साल सजा काटने के बाद थी। और इसी उम्र कैद के साथ साथ उन्हें 21 साल की जेल भी हुई, जो इस उम्र कैद में शामिल थी। जब जॉनी को बोलने का मौका दिया गया तब वो जेन्युइनली अपने एक्शंस के लिए सॉरी फील कर रहा था। उसने अपनी फैमिली और लॉरेंसविल कम्युनिटी से उसे माफ कर देने की गुजारिश की, और उसने ये भी कबूल किया कि जो क्राइम उसने किया है उसे देखते हुए उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। पर जब कैसी को बोलने का मौका मिला तब वो मोस्टली चुप रही और अपने आप में ही रो रही थी। अब ये मालूम नहीं कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ खत्म करने के लिए रो रही थी या अपनी खुद की। अमेंडा ने बताया कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसी में इतनी जुर्रत थी कि वो इस लेवल का क्राइम कमिट करे।
इस केस के अंत में एक बूढ़े कपल को अपनी जिंदगी शायद वक्त से पहले छोड़नी पड़ी। एक यंग कपल को आने वाले कई सालों तक जेल की बंद दीवारों में अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी और लॉरेंसविल कम्युनिटी को जिंदगी भर के शौक से गुजरना पड़ेगा। वेंडी और रैंडल ने शायद बस अच्छे होने का कर्ज चुकाया। अपनी बेटी की मदद करने का उन्हें ये फल मिला और शायद यही होता है जब बच्चों को अपनी शुरुआती कुछ सालों में काबू में न रखा जाए। इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एक बूस्टर है मेरे लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।